नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं को अवरुद्ध कर दिया है। कांग्रेस धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा दिया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना आरंभ की, 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलने का, किसान सम्मान निधि का। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों किसान छत्तीसगढ़ से पंजीकृत हुए, मगर वो सत्यापित नहीं हो पाए। सत्यापित मतलब उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने उन्हें वेरीफाई नहीं किया, सत्यापित नहीं किया। इसलिए ये लाखों किसान आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रति वर्ष से वंचित हैं। सोचिए, मोदी जी देना चाहते हैं और लेने वाले किसान हैं, मगर अन्नदाता तक पैसा कैसे नहीं पहुंचे, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये घोटालों और गबन की सरकार है। बंधुगण, छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं तेंदूपत्ता और उसका जो कारोबार होता है, तेंदूपत्ता पिकअप करना, उसको बोरों में बंद करना, और उसका कारोबार एक बहुत विशाल कारोबार है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरोप पत्र में जो हमने लिखा है उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। चरण पादुका और साड़ी वितरण, मतलब जूते चप्पल और साड़ी वितरण का काम हमारी सरकार जब 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में थी, तब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। इस योजना को क्यों रोक दिया गया? और केवल इतने ही नहीं, तेंदूपत्ता वितरण के काम में, तेंदूपत्ता कलेक्शन के काम में जो दिन तय होते हैं, उन दिनों की संख्या को कम किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 वर्ष तक जो बोनस तेंदूपत्ता पिकअप करने वाली खासकर महिलाएं होती हैं, उनको नहीं दिया गया है। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम पीएम मोदी को अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। वो कहते रहते हैं कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 1998 में जब राजीव गांधी ने राज्यसभा में इस बिल का प्रस्ताव रखा था, इसका विरोध बीजेपी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह ने किया था। यह बिल उस समय पारित हो सकता था, लेकिन उनके नेताओं ने इसका विरोध किया। 66 हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं, 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। जहां आप सत्ता में हैं, वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। मध्य प्रदेश गए, वहां कहते हैं कि साहब कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध करती है। अरे साहब, कुछ तो सोच के बोलो। महिला बिल की शुरुआत किसके वक्त हुई थी? 1989 में जब महिला बिल स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी, नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए, चारों कौन सी पार्टी के?
और मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आज प्रत्याशियों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की तीसरी लिस्ट में केवल एक नाम शामिल है। ये नाम है मोनिका बट्टी का। मोनिका को अमरवाड़ा आरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी से डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है। यूपी का युवा योजनाओं से जुड़ रहा है। सरकार की योजनाएं धरती पर उतर रही है। ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग में सुधार किया। स्थिति क्या है और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। इसका एक उदाहरण है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अत्यंत खराब थी। लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बना करके निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारें। परिणाम है उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ। 14 से नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रकार के लेन देन, एक गरीब का हो, एक सामान्य नागरिक का हो, एक कर्मचारी का हो या एक व्यापारी का, डीबीटी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो आज परिणाम हम सबके सामने है। डिजिटल पेमेंट ने एक नई क्रांति ला करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में और उसको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हो या फिर अपनी युवा शक्ति को दुनिया के अंदर, संजोग से भारत सबसे युवा देश है, यानी दुनिया के अंदर किसी एक देश में सबसे अधिक युवा निवास करते हैं, तो सौभाग्य से भारत है। हमें निरपेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्षता केवल भ्रष्टाचार के प्रति होनी चाहिए, अव्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, किसी भी अराजकता के खिलाफ होनी चाहिए। हमें सरकार की योजनाओं के सापेक्ष, समाज सापेक्ष एक सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और उसके परिणाम आने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। आज मुझे प्रसन्नता है, राज्य सरकार ने जैसे तय किया, जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, तब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 साइबर थाने थे, एक लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना करवा दी।
और लखनऊ में मंगलवार को 9वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 218 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अचंभित हूं कि कांग्रेस के गांधी खानदान द्वारा संचालित अस्पताल में एक महिला की मौत होती है। अस्पताल की व्यवस्था की वजह से उस मृत महिला के परिवार को सहारा देने के बजाय जिन लोगों ने मरीज को मौत के घाट उतारा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस उनका मुनाफा बंद हो रहा है, इस पर रो रही है। क्या अमेठी के एक साधारण जान की कीमत कुछ नहीं है? ये गणेश उत्सव देश के लिए बड़ा ही खास बनाया। पहले तो नए संसद भवन में गणेश उत्सव का संकल्प लेकर हमने महिला आरक्षण के बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते देखा। आज रोजगार मेले में देश भर में 40 से ज्यादा स्थलों पर 50,000 से ज्यादा नौजवानों को राष्ट्र की सेवा का विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उन्होंने मौका दिया। लखनऊ में आज हम 218 ऐसे अभ्यर्थियों को डाक विभाग के सौजन्य से 10 विभागों के समन्वय से आज प्रोत्साहित करके अपॉइंटमेंट लेटर दे पाए हैं। कांग्रेस ने यूपीए के कार्यकाल में पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था में 6 लाख से भी कम नौकरियां दी गईं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हस्तों द्वारा 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 10 लाख तक इस नंबर को हम लोग लेकर जाएंगे। आज जिन जिन अभ्यर्थियों को राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनको विशेष बधाई और उनके परिजनों को अभिनंदन। और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया तब उन्हें एनडीए की याद आई। तब तक ये था कि मोदी अकेले ही काफी है, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, पीएम मोदी अकेले काफी नहीं थे, उन्हें और समर्थन की जरूरत थी। हमने इंडिया का गठन किया, इंडिया अलायंस का, तब ये बीजेपी वालों को इंडिया की याद आ गई। जब हम पटना में तब अचानक से उनको याद आ गई कि हम एक एनडीए बनाना चाहिए। तब तक तो मोदी काफी है, अकेला मोदी काफी है, हाँ। लेकिन जब इंडिया का निर्माण हो गया तो मोदी अकेला नहीं, उनके साथ और भी लोग चाहिए। लेकिन ये बहुत कमजोर एनडीए है। जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, वो एनडीए नहीं है। इंडिया की असली ताकत थी शिवसेना और अकाली दल। बाद में बाकी के सब आते रहे जाते रहे, बस यहां वहां घूमते रहे। हम ही रहे 25-25 साल तक उनके साथ, और भी लोग जाएंगे, सिर्फ एआईडीएमके नहीं, और भी जाएंगे। इतना नहीं बोल रहा हूं मैं, 2024 से पहले बीजेपी भी टूटेगी। और इस साल के नवंबर महीने में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेलंगाना में एआईएमआईएम पार्टी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। हालांकि असरुद्दीन ओवैसी को ना तो भाजपा पसंद है और ना ही विपक्षी गठबंधन INDIA रास नहीं आ रही। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वो मुसलमानों को गुलाम समझते हैं। आप राजस्थान जाकर देख लीजिए। कांग्रेस की हुकूमत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे मौका दिया कि मुल्क के कोने कोने में जाकर देख कर आने के लिए। मैं जानता हूं इनकी फिरका परस्ती क्या है। एक सिक्के के 2 रुख है ये लोग। फर्क यह है कि एक अपनी गुंडागर्दी को खुल के दिखाता और एक जो है मुस्कुरा कर हमारे पे पीठ पे खंजर घोंपते। बड़ा मुस्कुरा कर मीठे अल्फाज का इस्तेमाल करके राजस्थान में जाकर देखा हूं, मुसलमान हमारा गुलाम है। मुसलमान बराबरी की बात नहीं करना, मुसलमान हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहना, इनकी वजह से है ये। अगर ये सही होते तो कहां बीजेपी आती। 185 लोकसभा की सीट पर 2019 में सिर्फ कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला हुआ। कोई पार्टी नहीं थी वहां पर। 185 कितने सीट पर कांग्रेस जीती? 16 लोकसभा की सीट पर जीती है। और आज भी मैं कह रहा हूं माहौल में तब्दीली नहीं आई।
जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं, देखो इन्हें मिले हुए है। अरे जहर जो बढ़ रहा है उसको बता रहा हूं तो नहीं मिले हुए है। इनको कुछ नहीं होता, इनको क्या नहीं होता। अरे भाई, मेरे गाड़ी पर एक नहीं 2-2 मरतबा हमले, 3 मरतबा हमले हो चुके हैं। तुम्हारे नाखून को हाथ लगा तो तुम पूरे मुल्क में रोना शुरू कर देते। और अपनी एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस वहीदा रहमान को सिनेमा की बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के के लिए चुना गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया है कि वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा जाएगा। बता दें, वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्ट्रेस में से एक है। उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। संभल के हयातनगर थाना इलाके में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि वसूली को जा रहे नायब तहसीलदार की गाड़ी पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। साथ ही नायब तहसीलदार के ड्राइवर को खनन माफियाओं ने पीट दिया, जिसके बाद नायब तहसीलदार अनुज कुमार अपनी जान बचाकर ड्राइवर को छोड़कर गाड़ी लेकर निकल गए। तो वहीं बेहोशी की हालत में ड्राइवर को लोगों ने जिला अस्पताल भर्ती कराया। हालांकि सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, यहाँ पे नायब तहसीलदार ही डर गए, अपने ड्राइवर को छोड़ के भाग गए। देखिए, मैं बताऊँ, जनपद संभल में हमने माफियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जो अधिकारी तक नहीं देखते हैं। यहाँ पर नायब तहसीलदार वसूली करने के लिए गांव में जा रहे थे, तभी वहाँ रास्ते में जो है इनका जो लेकर के जा रहे थे खनन माफिया, ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। बचाव को लेकर के खनन माफिया ने जो है जो नायब तहसीलदार उनके ड्राइवर पर जो है मारपीट की और नायब तहसीलदार को भी घेर लिया गया। तो नायब तहसीलदार जान बचाकर अपनी गाड़ी लेकर भागे और उनके ड्राइवर के लिए जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसपास के लोग आगे पहुंचने के बाद में उसे भर्ती कराने के बाद में मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो एसडीएम और सीओ पहुंच गए हैं और जांच की जा रही है। ये मामला एक बार नहीं कई बार हो चुका है। यहाँ के जो खनन माफिया हैं तो वो जो है लगातार तो लगाम क्यों नहीं कसी जा रही खनन माफियाओं पर? कहाँ कमी निकल के सामने आ रही है? जिस तरह से खनन माफियों के लिए एक तो कहते हैं खनन माफिया हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसकी एनओसी ले रखी है। दूसरी तरफ जो उसके आड़ में जो लगातार ये ट्रैक्टर चलाते हैं, जहाँ 5 ट्रैक्टरों की वो होती है परमिशन होती है, तो ये 10 ट्रैक्टर लेकर जाते हैं। इसी को लेकर के जो है इन्होंने रोडें भी खराब कर रखे हैं और बात की जाए जिस गाँव में निकल जाए या शहर में निकल जाए वो रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। अब देखना होगा अधिकारी इसमें क्या संज्ञान लेते हैं। क्या किसी का पता चला है कितने लोगों की संख्या बताई जा रही है पीटपाट में? जी बता दें, जिस तरह से जो 10-12 लोग खनन माफिया पहुंच गए थे वहाँ पे और जो नायब तहसीलदार हैं अनुज कुमार, उनके ऊपर हमला किया गया है। उनके जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर हमला किया गया था, जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नायब तहसीलदार का क्या बयान निकल के सामने आया? नायब तहसीलदार का कहना है कि हम जो गाँव में वसूली के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे जो रास्ते में हमें जाने के बाद में हमें रास्ते में इन्होंने रास्ता नहीं दिया। हमने कहा तो जो हमारे ऊपर चढ़ गए और हम पे हमला कर दिया गया, गाड़ी पे इन्होंने पथराव कर दिया। जी, जानकारी ये भी आई कि एससीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से कितनी यहाँ पे जांच पड़ताल में सहयोग दिया जा रहा है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? श्रुति में बताऊं, जिस तरीके से वहाँ पे नायब तहसीलदार का मामला होने के बाद में वहाँ पे जो एसडीएम और सीओ मौके पहुंच गए और जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कब तक कह रहे हैं, कब तक जांच पूरी हो जाएगी? जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था हमला तो 2 ट्रैक्टर सीज कर दिए गए। अब देखना होगा कितनी जल्दी। यानी कि ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी हमले होते आए हैं। इस बार नायब तहसीलदार पे ये हमला हुआ, ये नया निकल के आया है, लेकिन कार्रवाई कब तक, ये सवाल। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई की जाती है या इसमें लीपापोती की जाए, क्योंकि ये एक बार खनन माफिया कहते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है हम एनओसी को पैसे देते हैं और यहाँ पे प्रशासन के लिए भी पैसे की बात कर रहे हैं कि हम प्रशासन को पैसे देते हैं, फिर भी हमें रोका जाता है। ठीक है, ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अमृतसर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया है। साथ में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता मौजूद रहे।
धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में माटीगढ़ जमुनिया नदी पर विसर्जन के दौरान 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। करमडाली विसर्जन के दौरान में 5 बच्चे नदी में गिर गए, जिनमें से 3 बच्चे किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाले गए, लेकिन 2 बच्चे की डूबने के कारण मौत हो गई। सूचना मिलते ही बागमारा विधायक ढूलू महतो पुलिस मौके पर पहुंची। विधायक ने आपदा प्रबंधन से मुआवजा देने के आश्वासन दिया। और सिद्धार्थनगर के शौतरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहता बाजार में बाणगंगा नदी में एक अज्ञात किशोर का शव मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा शव को ले जाया गया और नाव के सहारे बाहर निकाला गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें, शिनाख्त करने में अब पुलिस जुटी हुई है कि शव आखिर किसका है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।